अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से कौमी हुकूमत का फार्मूला जो है वो तैयार हो रहा है, खिचड़ी पक रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको बड़ा अमन व अमान नज़र आ रहा है, पुरसकून हालात नज़र आ रहे हैं, मामलात बड़े ठंडे से नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि एक बार फिर से कौमी हुकूमत का ये तस्करा हो रहा है, कौमी हुकूमत की बात की जा रही है। इसके पीछे कहानी क्या है, मामला क्या है, इसके पीछे असल स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसकी, और ये क्या खिचड़ी पक रही है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि इस्लामाबाद से एक अहम तरीन इस्तीफ़ा सामने आया है, बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है। इतना बड़ा इस्तीफ़ा है कि उसने ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दिया है, बल्कि इस वक्त जो अदालती निज़ाम है उसको भी उड़ा के रख दिया है, तहस नहस कर दिया है। इतना बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और तीसरा ये कि इमरान खान ने 26 नवंबर वाक़े के ऊपर भी और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के ऊपर भी इस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर पटिशन डाल रखी थी, उसको आखिरकार टेकअप किया गया है। और टेकअप किया गया है इस आइनी बेंच की जानिब से, जो आइनी बेंच बना है, आइनी बेंच जो इस वक्त काम कर रहा है जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में, उन्होंने इसको दोनों दरख्वास्तों को टेकअप किया है। तो ये मामला भी आगे खुलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल के मुतालिक समाअत हो रही है, उसकी भी कुछ अपडेट्स और अहम तरीन रिमार्क्स और इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौमी हुकूमत की बात हो रही है एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर। और कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट, आपको पता है ये फार्मूला कई मरतबा सामने आया। अगर आप पाकिस्तान की तारीख आप उठा के देख लें, पाकिस्तान की पूरी तारीख आप उठा के देख लें, जब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 1980s के अंदर, 80s के अंदर जब 88 में जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश होता है, उसके अंदर वो जबहत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भी एक गवर्नमेंट बनती है, फिर उसके बाद इंतखाबात होते हैं। उस वक्त भी ये कोशिश होती है कि एक नेशनल गवर्नमेंट, एक कौमी हुकूमत बना दी जाए और उसको खींचा जाए। फिर 90s के अंदर भी इस तरह के बड़े फार्मूले आते हैं, लेकिन वो नहीं चाह सके। अभी रिसेंट आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये बहुत पुरानी होगी। रिसेंट एग्जांपल ये वाली, जब इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया तो उसके बाद पहले कोशिश हुई कि नेशनल गवर्नमेंट बना देते हैं और इलेक्शन थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन फिर इलेक्शन नहीं करवाया गया। और इस गवर्नमेंट को जो लत पड़ गई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने की, इन्होंने गवर्नमेंट नहीं छोड़ी, इक़्तिदार नहीं छोड़ा, चिमड़ गए उसके साथ। तो नेशनल गवर्नमेंट वाला फार्मूला फारग हो गया। उसके बाद जब ये निगरान सेटअप आ गया पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो खैर काफ़ी अरसे चलता रहा। नेशनल लेवल के ऊपर भी जब निगरान सेटअप आ गया, वो भी तकरीबन कोई 6 महीने चला। उस वक्त भी ये फार्मूला आया था कि इसी को आप आगे जो है 3 साल तक निकाल दें, 3 साल तक चलाएं। तो ये एक नेशनल गवर्नमेंट, लेकिन वो उस तरह की जो गवर्नमेंट हुकूमतें बनती हैं उसके अंदर एक्सपर्ट्स की बड़ी बात होती है कि हर चीज़ का, हर इदारे का, हर महकमे का, हर वजारत के ऊपर जो है एक एक्सपर्ट ला के बिठा दिया जाए। तो क्या निकलता है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, उल्टा ये सारा फार्मूला जो है वो नाकाम हो जाता है। तो एक बार फिर से बात हो रही है कि बजाय इसके इंतखाबात की तरफ जाने के, आप एक कौमी गवर्नमेंट बना दें, नेशनल गवर्नमेंट बना दें, तो उसके ऊपर काम करें और उसके नतीजे में जो है वो आगे पाकिस्तान के मसाइल हल किया जाए। जबकि इनको ये अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल किस चीज़ के अंदर है। पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो है आपके इंतखाबात के अंदर, जो इंतखाबात फ्री एंड फेयर करवा दें, फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा के जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी इलेक्टेड लोग आते हैं, जो भी मंतखब होते हैं, उनको आप सिंपली इक़्तिदार मुंतकिल करें, उनको हुक्मरानी करने दें, हुकूमत बनाने दें। 5 साल बाद वो आवाम को जवाब भी होंगे, आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ चलता रहे, तो ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ये है सिंपल सा फार्मूला। वो नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत, एक्सपर्ट्स की निगरान हुकूमत, फलानी हुकूमत, टिंगड़ी हुकूमत, ये इस तरह के फार्मूला से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ना आज तक पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा हुआ, ना पाकिस्तान को इसका कोई बेनिफिट मिला है। तो ये कौमी गवर्नमेंट की जो बात हो रही उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की तरफ। इस्तीफ़ा आया इस्लामाबाद से, और ये जो इस्लामाबाद से इस्तीफ़ा आया, ये बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है। इसने पूरा का पूरा आपके निज़ाम इंसाफ को हिला के रख दिया, 26वीं आईनी तरमीम को भी हिला के रख दिया। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम, ये जो इस्तीफ़ा आया है जुडिशल कमीशन के इंतहाई अहम तरीन रुकन और मेंबर अख्तर हुसैन की जानिब से ये इस्तीफ़ा है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जानिब से ये इस्तीफ़ा आया। और उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर भी अदम एतमाद किया, चीफ जस्टिस को भी उड़ा दिया, फारिग कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी उन्होंने अदम एतमाद किया, उसके ऊपर भी कंसर्न और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये पहले दिन से इनके गले पड़ी हुई, पहले दिन से
نہ اس کو ججز مان رہے ہیں، نہ اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کے ججز ماننے کو تیار ہے، اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ وہ بار بار خط لکھتے ہیں، بار بار اپنے کنسرن اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور اب یہ پہلا قطرہ، بارش کا پہلا قطرہ، بارش کا یہ پہلا خطرہ ہے، یہ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلا استعفیٰ سامنے آیا عدم اعتماد پورے سسٹم کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس ترمیم کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں، ججز کو لگایا جا رہا ہے، اندر ننگی مداخلت ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے، ایگزیکٹو اندر مداخلت کرتی ہے اور انٹرفیئرنس کرتی ہے، اس قسم کی مداخلت کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، نہ مانا جا سکتا ہے، نہ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ ججز جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، عائشہ ملک، منیب اختر، یہ بھی اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے اور کہتے رہے کہ پہلے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کا تعین کرنا ہے، اس کی حیثیت کا، تب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی یہ جو چیف جسٹس لگایا گیا سرفراز ڈوگر کو، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے، کیونکہ یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوا، اور 5-6 ججز، جسٹس بابر ستار، محسن اختر کیانی، سردار اسحاق خان، اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری، تمام کے تمام جو ججز، اور سمن رفت امتیاز، تمام کے تمام ججز اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے اقدامات کو ماننے سے انکاری ہیں، اور یہ پہلا استعفیٰ آ گیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اندر بھی ایکسیپٹنس اس وقت حاصل نہیں ہے۔ اب آ جائیں ایک اور اہم ترین ایشو کی طرف۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر نہ صرف 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے پٹیشن دائر کی گئی، بلکہ ان کی جانب سے جو اس وقت 8 فروری کے علاوہ 26 نومبر واقعے کے اوپر بھی تحقیقات کی ڈیمانڈ کی گئی اور پٹیشن دائر کی گئی۔ اب ان پٹیشنز کو باقاعدہ طور پر ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، اور یہ ٹیک اپ کیا گیا آئینی بینچ کی جانب سے۔ آئینی بینچ نے ان کو ٹیک اپ کیا، آئینی بینچ نے ان مقدمات کو لگا لیا، اور آئینی بینچ میں آلریڈی جو ہے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، سویلینس کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ چل رہا ہے۔ ادھر اب یہ والا جو 8 فروری کے انتخابات اور اس کے بعد 26 نومبر کے واقعات، 26 نومبر کے اوپر تو جنرل آصف نے علی امین غنہ پور کے ذریعے سے بتا دیا کہ واقعہ کیا ہوا وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ احکامات فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، سٹنگ گورنمنٹ کے تھے، شہباز گورنمنٹ کے تھے، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو چلے اچھی بات ہے، ذمہ داری کس کی ہے، کس کی بنتی ہے، کس کے اوپر فکس کرنی ہے۔ یہ 8 فروری کے انتخابات کے اندر کس نے دھاندلی کی، کون اندر لوٹ مار کرتا رہا، کس نے ڈاکہ مارا، وہ پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ یہ آپ انتظار کریں، اور رمضان اور اس کے بعد عید، یہ سارے معاملات کھل جانے، آخرکار عمران خان بھی سڑکوں پر آئے گا، اور اس حکومت کا خاتمہ تو یقینی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں، ان چیزوں کے نتیجے میں جب ایک دفعہ چیزیں کھل گئی تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر فارغ ہو جا رہی ہے۔